आज का टॉपिक रहेगा हमारा COP 9 स्टैंडर्ड चैप्टर 2 का। ये स्टैंडर्ड बात करता है मेनली ICU, HDU। ICU आप समझते होंगे, इंटेंसिव केयर यूनिट। तो HDU क्या होता है? हाई डिपेंडेंसी यूनिट। ठीक है। तो इस स्टैंडर्ड में बेसिकली बात होती है ICU, HDU के बारे में। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस की हमने बात की थी। जिसको हम STGs भी बोलते हैं। वो प्रॉपर गाइडलाइंस के बेसिस पे हमारा ICU का एक मैनुअल होना चाहिए, डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए ICU के सारे क्लिनिकल प्रोसीजर्स के लिए, राइट। और ICU में सबसे पहले एक और चीज़ समझ लीजिए कि ये गलती जब स्टार्टिंग में मैं भी करता था, जब मैं हॉस्पिटल में काम करता था तो मैं भी ICU को केवल ICU ही समझ लेता था। ICU का मतलब केवल ICU नहीं है यहाँ पर, चाहे वो NICU हो, चाहे वो PICU हो, चाहे वो आपका न्यूरो ICU हो, चाहे वो आपका कार्डियक ICU हो, जिसको CCU भी बोलते हैं। ये जो भी हम बात कर रहे हैं वो सब जगह लागू होगी। जैसे सबसे पहले आपको एडमिशन डिस्चार्ज क्राइटेरिया बनाने होंगे। कि आपका ICU का क्या स्कोप है, किस टाइप के पेशेंट को आप अपने ICU में एडमिट करेंगे और किन क्राइटेरिया के बेसिस पे आप पेशेंट को वहाँ से रेफ़र कर देंगे या ट्रांसफ़र कर देंगे या डिस्चार्ज कर देंगे। ICU से जनरली पेशेंट डिस्चार्ज होता नहीं है, लामा ज़रूर जा सकता है, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, लेकिन डिस्चार्ज नहीं होता है, वो ट्रांसफ़र होता है या रेफ़र होता है। तो वो क्राइटेरिया आपके डिफाइंड हो, मैनुअल में मेंशन हो, प्लस डिस्प्ले भी करना है आपको। आप ICU के बाहर, अगेन ICU मतलब जो भी ICU है, NICU के आपके अलग क्राइटेरिया होंगे, PICU के आपके अलग क्राइटेरिया, ICU के अलग होंगे, HDU के अलग होंगे, कार्डियक केयर यूनिट के अलग होंगे। तो जो भी आपके पास ICU की फैसिलिटी है उसके पास जो भी बाहर एरिया है वहाँ पर आपको डिस्प्ले करना है एडमिशन एंड डिस्चार्ज क्राइटेरिया ऑफ ICU, राइट। जो भी टाइप का ICU आपके पास है, सारे हैं या जिस भी टाइप का ICU है, उसके हिसाब से आपके पास मैन पावर होना चाहिए। एक तो क्वालिफाइड, ट्रेंड। अब ICU है तो ट्रेंड स्टाफ भी होना जरूरी है, ACLS ट्रेंड होना भी जरूरी है अगर वो ICU है तो। अगर वहीं वो PICU है तो पाल्स ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए। अगर NICU है तो नास ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए। क्रिटिकल केयर, अगर कार्डियक केयर यूनिट है तो ACLS ट्रेंड स्टाफ होना ही होना चाहिए। सो ये क्वालिफिकेशन। देन इक्विपमेंट, एडिक्विट और लेटेस्ट इक्विपमेंट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ICU है तो डेफिनेटली वेंटिलेटर होगा आपके पास, डिफिब्रिलेटर होगा, क्रैश कार्ट होगा आपके पास, इमरजेंसी मेडिकेशंस होंगे आपके पास, ठीक है। हाई रिस्क ड्रग्स होंगे, उसका स्टोरेज का, ठीक है। हाई रिस्क ड्रग को हम MOM चैप्टर में भी पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से। सो मैन पावर, इक्विपमेंट एडिक्विट होना चाहिए आपके पास एप्रोप्रिएट रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे आप नर्सिंग, इंडियन नर्सिंग काउंसिल की गाइडलाइन फॉलो कर सकते हैं। मैन पावर कैसे आप डिफाइन करें? क्वालिफाइड ट्रेंड होगा, BLS, ACLS, पाल्स नाल्स ट्रेनिंग तो होगी ही होगी। रेशियो क्या रहेगा?
तो जनरली जो रिकमेंड करते हैं वेंटिलेटर वाला अगर बेड है तो उस पर 1:1 का रेशियो होना चाहिए, यानी कि एक मरीज के लिए एक नर्स, ये रेशियो रहता है। और नॉन वेंटिलेटर बेड के लिए 1:2, मतलब 2 पेशेंट पर एक नर्स। तो ये इस इंडियन नर्सिंग काउंसिल की आप गाइडलाइन फॉलो कर सकते हैं। उसके हिसाब से आप अपना मैन पावर कहाँ पर कितना रखना है, किस टाइप का आपका एरिया है, आईसीयू है या एचडीयू है। एचडीयू में आप 1:3 भी रख सकते हैं। तो अगर आपका एचडीयू है तो 3 पेशेंट्स पर 1 नर्स भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट आपको अपनी फैसिलिटी के हिसाब से देखना है किस टाइप के इंटेंस, किस टाइप के क्रिटिकल पेशेंट्स आपके पास आते हैं, ठीक है। आपका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है आईसीयू का वो अपग्रेडेड होना चाहिए। बेटर होता है अगर आप इसके लिए अलग से एएचयू लगाएं, आजकल ये भी रिकमेंडेड है। दूसरा, आइसोलेशन रूम आपके पास आईसीयू में होना चाहिए। इसमें नेगेटिव प्रेशर जरूरी होता है और इसकी मॉनिटरिंग भी जरूरी होती है। तो इसका एक प्रेशर मॉनिटर लगता है जिसको आपको रेगुलर बेसिस पर डॉक्यूमेंट करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा कि क्या हमारे आइसोलेशन में नेगेटिव प्रेशर मेंटेन्ड है या नहीं है, ठीक है। अगर कोई फॉल्ट है तो आपको उसको अपडेट कराना पड़ेगा, अपग्रेड कराना पड़ेगा। जो भी आपका इंजीनियर है, जो भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखता है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेड होना चाहिए। अगर आईसीयू में बेड शॉर्टेज हो जाए कभी, मतलब आपके पास बेड स्ट्रेंथ होगी, मान लीजिए 10 बेड हैं, 15 बेड हैं और पेशेंट्स और एडमिट होके आ रहे हैं, रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बेड्स की पड़ रही है, तो आप कैसे मैनेज करोगे। तो आपकी नॉन अवेलेबिलिटी जो हमने बात की थी पहले चैप्टर में, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बेड, उस पॉलिसी में ही और आईसीयू मैनुअल में भी ये मेंशन होना चाहिए कि आप कैसे मैनेज करेंगे बेड शॉर्टेज को, बेड अगर कम है तो जनरली क्या करते हैं कि अगर कोई पेशेंट डिस्चार्ज हो सकता है, क्राइटेरिया के मैच कर रहे हैं, तो हम उसको डिस्चार्ज करेंगे, मैनेज करेंगे, और जो क्रिटिकल पेशेंट ज़्यादा है उसको हम ले सकते हैं। तो इसका प्रॉपर आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि किन पैरामीटर्स पे आप कैसे इसको मैनेज करेंगे, क्या प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। हो सकता है आप आईसीयू से जो पेशेंट्स थोड़े से कम क्रिटिकल हैं उसको एचडीयू में शिफ्ट कर दें, अगर आपके पास एचडीयू की फैसिलिटी अवेलेबल है। सो यू हैव टू मेक अ पॉलिसी ऑन दिस बेड शॉर्टेज, व्हाट यू विल बी डूइंग। बेड शॉर्टेज के अलावा और क्या पॉलिसी होना चाहिए आपके पास, इन्फेक्शन कंट्रोल। ये सारी पॉलिसी आपके मैनुअल में होना चाहिए और आप अलग से भी बना के रख सकते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल आपका हो सकता है एचआईसी मैनुअल, जो हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें भी आप आईसीयू के इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल को मेंशन कर सकते हैं, और आप अलग से आईसीयू के मैनुअल में भी मेंशन कर सकते हैं। सो क्या क्या पैरामीटर्स रहेंगे आईसीयू को डिसइंफेक्ट करने के, क्या हम आईसीयू को फ्यूमिगेट करते हैं तो उसकी क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी, राइट। वो सब पैरामीटर्स, वेंटिलेटर पर पेशेंट है तो कैसे उसको मॉनिटर करना है, सेंट्रल लाइन पेशेंट को डली है तो उसको कैसे मॉनिटर करना है, वो सब पैरामीटर हम एचआईसी मैनुअल में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। वो हमारे आईसीयू से रिलेटेड जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं इन्फेक्शन कंट्रोल के, वो हमारे इसमें मेंशन होना चाहिए। और क्या इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी पैरामीटर्स। क्वालिटी कैसे चेक करेंगे, इंश्योर करेंगे आईसीयू की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो हमारे इंडिकेटर्स हो सकते हैं, कुछ इंडिकेटर से हमें पता लगता है कि हमारी आईसीयू की सर्विसेज कैसी हैं, उसमें क्या क्या मेंशन हो सकते हैं, वो हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। सो अभी 5th एडिशन में नया एक
इंडिकेटर आया है, सबसे पहले मैं उसकी बात कर लूं। स्टैंडर्डाइज्ड मॉर्टेलिटी रेट, ये न्यू है, ये पहले होता ही नहीं था ये इंडिकेटर, ये नया इंडिकेटर है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसके लिए आपको कोई भी प्रोटोकॉल जो भी आपको रेफरेंस अच्छा लगे, जैसे अपाचे है, अपाचे में भी अपाचे 1 2 3 4, जो भी आपकी क्लिनिकल टीम, जो भी आपकी क्लिनिकल कमेटी अप्रूव करे या आईसीयू का जो इंचार्ज हेड है वो आपको फॉलो करना है। सोफा स्कोर होता है, उसके बेसिस पर आप ये इंडिकेटर को मेंटेन करते हैं। आपको रिकॉर्ड करना होता है पेशेंट की एक्सपेक्टेंसी विद इन 24 आवर्स ऑफ अराइवल, कि 24 घंटे में पेशेंट आया। तो अगर अपाचे फॉलो करते हैं तो आपको मॉनिटर करने के देखना होता है, उसका रिजल्ट बताना होता है कि पेशेंट के बचने के चांसेस कितने हैं, उसके बेसिस पे आप ये इंडिकेटर बनाते हो। तो ये इंडिकेटर नया है। इसके अलावा और क्या क्या इंडिकेटर्स आप मेंटेन कर सकते हो आईसीयू में, उसकी क्वालिटी को कंफर्म करने के लिए, ये नया हो गया। इसके अलावा आपका जो पहले से भी इंडिकेटर चल रहा था, रिटर्न टू आईसीयू विद इन 48 आवर्स, इसको आप मॉनिटर कर सकते हो। ये भी आपका इंडिकेटर एक हो सकता है पैरामीटर। इसके अलावा आईसीयू का कोई क्रिटिकल इक्विपमेंट है, उसका डाउन टाइम आप नोट कर सकते हो, क्योंकि आईसीयू में सारे क्रिटिकल इक्विपमेंट होते हैं। तो डाउन टाइम का इंडिकेटर भी आप यहां पर एक मेंटेन कर सकते हो। इसके अलावा इनिशियल असेसमेंट टाइम, जो हमने पहले चैप्टर में बात की थी, सो इनिशियल असेसमेंट टाइम में क्या आएगा, जनरली हमारा क्या टेट है असेसमेंट करने का आईसीयू में, क्योंकि आईसीयू क्रिटिकल एरिया है, तो क्या टेट रहता है हमारा, और वो हम फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ का हमें इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या हम इंडिकेटर यूज कर सकते हैं यहां पर, यूटिलाइजेशन टाइम। यूटिलाइजेशन में आपका यूटिलाइजेशन ऑफ बेड, कि आईसीयू के बेड हमारे कितनी यूटिलाइज हो रहे हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, क्रिटिकल इक्विपमेंट हमारे पास कितने यूटिलाइज हो रहे हैं, ठीक है। ये इंडिकेटर्स को आप यहां पर मॉनिटर कर सकते हैं मोटा मोटा। इसके अलावा और क्या एस्पेक्ट है आईसीयू में, वो है पेशेंट का काउंसलिंग। मिनिमम वंस पर डे, कम से कम दिन में एक बार तो आपको फैमिली मेंबर्स को पेशेंट की सिचुएशन के बारे में अपडेट करना ही होगा। आपको मतलब डॉक्टर को, जो आईसीयू के डॉक्टर हैं, चाहे वो कंसल्टेंट है या उनके अंडर में जो भी टीम है। और अगर कोई सिचुएशन पेशेंट की चेंज हो रही है तो उस टाइम पर भी आपको उसको अपडेट करना पड़ेगा। अगर कुछ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं, कुछ चेंज इन प्लान हैं, तो वो भी आपको पेशेंट को बताना होगा, इन्फॉर्म करना होगा। और उस काउंसलिंग का जो भी हमने किया, साइंड प्रूफ हमें अपने पास रखना होगा। यानी कि हमारे पास एक काउंसलिंग फॉर्म डेवलप होगा, उस फॉर्म में जिस डॉक्टर ने काउंसिल किया उसके सिग्नेचर विद डेट टाइम नेम होंगे, और जिसको काउंसिल किया, जो भी पेशेंट का रिलेटिव है, अटेंडेंट है, उसके भी डिटेल्स इसमें आपको मेंशन करना होगा विद डेट टाइम, और क्या उसके साथ रिलेशन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं आपके आईसीयू के लिए, ठीक है। समझ गए स्टैंडर्ड? थैंक यू।